नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो न्यूज पंच में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, जहां देश के सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर हम लेकर आते हैं खबरों को एक अलग ही अंदाज में। आपके साथ आंख मिलाकर डंके की चोट पर होती है सत्य की पड़ताल। तो आइए सीधे शुरू करते हैं और रुक करते हैं इस वक्त की 3 बड़ी खबरों का न्यूज पंच में। ईद पर ममता बनर्जी की राजनीति, आखिरकार कैसे बिगड़े बोल बोले हैं ममता बनर्जी ने, और क्यों ईद जहां पर भाईचारे और सौहार्द का इसे त्योहार माना जाता है, वहां पर राजनीति कर रही हैं ममता बनर्जी। आखिरकार अपने काफिले के रुकने की वजह से भड़क गए हैं अखिलेश यादव, सपा प्रमुख हैं। क्यों भड़क गए ये जानेंगे हम आज न्यूज पंच में। और बात करते हैं बलूचिस्तान की, जहां पर खौफ के साए में जी रहा है बलूचिस्तान, और अब जो नाइट ट्रैवल है यानी कि अंधेरे में सफर पर लगा दिया गया है बैन। क्यों है ये बैन, कब उठेगा, इस पर रहेगी हमारी नजर। तो बात करते हैं ममता के भड़काऊ भाषण को लेकर। आखिरकार ईद, जिसे मिलन मिलाप का त्योहार माना जाता है, कौन भड़का रहा है? राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश क्यों की जा रही है? ईद पर ऐसा भाषण, आखिरकार इरादा क्या है ममता बनर्जी का? आइए समझते हैं कि ईद पर जहां हम सौहार्द मनाते हैं, गले मिलते हैं और इस त्योहार को भाईचारे का स्वरूप माना जाता है, ऐसे में ईद के लिए लोगों को कौन भड़का रहा है? यानी कि त्योहार के दिन जहां सिर्फ खुशियां ही खुशियां होनी चाहिए, इस त्योहार को खराब करने का जिम्मा कहीं ममता बनर्जी तो नहीं उठा रही, क्योंकि लोगों को भड़काया जा रहा है भड़काऊ भाषण के द्वारा। आखिरकार ईद पर इस भड़काऊ भाषण का क्या अभिप्राय है, इरादा क्या है ममता बनर्जी सरकार का, और क्यों राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही है, और कौन भड़का रहा है लोगों को? नमाज कार्यक्रम में ममता का हमला, और कोलकाता में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, और कैसे ये कहा गया कि सांप्रदायिक उकसावे से दूर रहें लोग। समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए इस तरह के त्योहारों की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ दंगे भड़काने की कोशिश की जा रही है, और कहीं ना कहीं अपनी विभाजनकारी सोच को भाजपा के मत्थे मढ़ रही हैं ममता बनर्जी। आइए सुनते हैं पहले उन्होंने क्या कुछ कहा है। कॉन्स्टिट्यूशन को सलामत करो। कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला? हम लोग सेकुलर है, नवरात्रि चल रहा है, मैं उसको भी कुछ कम कर दूंगी, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि इसके लिए दंगा करे। कोई आम जनता नहीं करते हैं, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी करते हैं। ये शर्म का बात है, दुख का बात है। जहाँ ईद पर मीठी सेवैयां खिलाई जाती हैं, यहाँ पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। तो आपने सुना ममता बनर्जी ने क्या कहा और किस तरह से लोगों को भड़काया जा रहा है। ये भड़काऊ भाषण जो है, इसके पीछे की मंशा, इसके पीछे का अभिप्राय आखिर है क्या? क्योंकि साफ तौर पर जब उन्होंने कहा तो कहा एक पॉलिटिकल पार्टी, हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया। और कैसे नमाज के कार्यक्रम की जब हम बात कर रहे हैं, ममता का ये हमला आखिर किस ओर इशारा कर रहा है? क्योंकि कोलकाता में कार्यक्रमों का आयोजन होता है और ये कहा गया कि सांप्रदायिक उकसावे से दूर रहे लोग। आज के दिन जहां लोग एक दूसरे के गले मिलकर सब कुछ भुलाकर भाईचारे की राह पर आगे बढ़ते हैं, इस तरह के भाषण की क्या जरूरत थी? और समाज में शांति और सौहार्द बनाए रखें। वहीं दंगे भड़काने की जो कुछ कोशिशें कई पार्टियों द्वारा एक विभाजनकारी राजनीति के अवसर में हो रही है, उसमें क्या? और अल्पसंख्यकों से अगर समस्या है तो क्या वो संविधान बदलेंगे? कुछ सवाल वो कर रही हैं, और नाम लिए बिना, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जुमले की राजनीति का दोषी ठहराया गया है। सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि इस पूरे मसले पर अखिलेश यादव ने भी, जो कि सपा प्रमुख हैं, उन्होंने ममता का साथ दिया है। ममता बनर्जी जी जो कह रही हैं एकदम ठीक कह रही हैं। आज जो ममता बनर्जी जी फेस कर रही हैं बंगाल में, जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी झूठा प्रचार कर रही है बंगाल में और बिहार में, इसी तरह का गंदा प्रचार, घटिया प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में भी किया था, और आप लोग सब जानते हो, लेकिन मैं जानता हूं कि आप भी कुछ नहीं बोलोगे।
तो बीजेपी ने किस तरह से इस पर पलटवार किया है, आइए आपको सुनवाते हैं कि शहजाद पूनावाला और मुख्तार अब्बास नकवी का क्या रिएक्शन है, उनका क्या कहना है इस पूरे मसले को लेकर। का मतलब अब बन चुका है तुष्टीकरण मुझे चाहिए, और तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक के लिए किसी भी हद तक इंडिया अलायंस के नेता गिर सकते हैं। हमने देखा है कि यही ममता बनर्जी विदेशी धरती पर जाकर भारत की आर्थिक विकास का विरोध करती है। यही ममता बनर्जी की पार्टी जय श्री राम का विरोध करती है, माँ काली का अपमान करती है, महाकुंभ को मृत्युकुंभ बोलती है, और अब हिंदू और सनातन पर फिर से हमला करते हुए ये कहना, वो भी ईद के दिन पर, वोट बैंक को संबोधन करते वक्त, रामनवमी आने वाली है तब, नवरात्र शुरू है तब, कि हिंदू धर्म गंदा धर्म बन जाएगा। क्या किसी और मजहब के बारे में बोला जा सकता है? पर आप एक चीज नोटिस कीजिए, पूरे अलायंस का ये चरित्र है कि हिंदू को दो गाली ताकि मिले वोट बैंक की ताली। कुछ लोगों की क्या आदत हो गई है कि रूम में टोपी और वोट पे तिलक, और उसके बाद जो है वो अपने आप को सेकुलरिज्म का सियासी सूरमा बताते हैं। तो जब सेकुलरिज्म का सियासी सूरमा बनने के लिए जो है उनको कभी सनातन पे जो है वो हमला करना पड़ता है, कभी किसी और चीज़ पे हमला करना पड़ता है, क्योंकि कैसे दिखाएं कि वो सेकुलरिज्म के सियासी सूरमा है। और इसी पूरे मुद्दे पर बातचीत के लिए प्रसन्नजीत हमारे साथ कोलकाता से जुड़ गए हैं। प्रसन्नजीत, तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए ममता बनर्जी इतनी आगे निकल गई कि सनातन को गाली देना धर्म हो गया, और खास तौर पर आज का दिन उन्होंने चुना जो भाईचारे, सौहार्द, मेल मिलाप का दिन है, यानी कि मीठी ईद। आंचल, ये तुष्टीकरण जो शब्द है ना, ये किसी ना किसी जगह पर ममता बनर्जी की जो मंशा है उसको ठीक तरह से समझने के लिए कम पड़ रहा है। इससे भी कुछ खतरनाक या इससे भी कुछ निचली स्तर का कुछ शब्द अब हिंदी में निकालना जरूरी है। ये तुष्टीकरण शब्द से ये जो मंशा है इसको ठीक तरह से हम समझ नहीं पाएंगे। मैं आपको बता दूं या पूरे दर्शकों को बता दूं कि आप लोग जानते हैं कि थोड़े दिन पहले, 2-4 दिन पहले मालदा में मोथाबाड़ी बोल के एक जगह पे एक तरफा दंगा होने का खबर हम सबके पास है। इसमें जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया, 21 लोगों को गिरफ्तार किया गया, और 21 लोग सो कॉल्ड मेजॉरिटी कम्युनिटी की है। मैं किसी कम्युनिटी का नाम नहीं ले रहा हूं, कि मेजॉरिटी कम्युनिटी का है, पूरे देश का जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है। और लेकिन उस मोथाबारी में ऐसा ऑडियो है, वीडियो में, कि यहाँ पे एक भी हिंदू को हम रहने नहीं देंगे, बांग्ला में है। उस इंसान को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। उस इंसान को जिन लोगों ने बढ़ावा देने की काम किया है उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जी। और जानबूझ के ममता बनर्जी इस ईद की नमाज के दिन को और इस मंच को चुन लेती है। ये पिछले कई सालों से वो कर रही है। यहाँ पे उनको किसी ने आमंत्रण करते नहीं है, वो खुद ब खुद चीफ मिनिस्टर होने के नाते यहाँ पे पहुंच जाती है पिछले 7-8 सालों में, और इसी मंच को इस्तेमाल करती है इस तरह की भड़काऊ भाषण। और खास तरह से रामनवमी की कुछ दिन पहले ही इस ईद का नमाज अदा किया जाता है, और इसीलिए इस रामनवमी कितना खतरनाक हो गया कोलकाता और बंगाल के लिए, ये शायद आप समझ सकती है। अच्छा, ये कितना विडंबनात्मक है, इट्स वेरी आयरॉनिकल कि जिन लोगों के बारे में अभी अखिलेश यादव कहते कि ममता बनर्जी को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, इंडी ब्लॉक का कोई नेता तब आवाज क्यों नहीं उठाता जब किसी हिंदू के साथ पश्चिम बंगाल में उस तरह से सुलूक किया जाता है जैसा शायद ही कहीं कभी हुआ हो। देखिए, अखिलेश यादव नेता है, ये बाकी लोग भी नेता है, उनके बारे में कहना किसी पत्रकार के लिए शोभा नहीं देता, लेकिन बंगाल क्या है ये अखिलेश यादव को मालूम नहीं है। यहाँ की लोगों को क्या किस चीजों का सामना करना पड़ता है ये अखिलेश यादव को मालूम नहीं है। वो भी अपना राजनीति का रोटी सेक लिया, क्योंकि उनको भी 27 में चुनाव का सामना करना पड़ेगा। ये इस तरह की संवेदना का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ अपना राजनीति है। मैं आपको बता रहा हूं कि पिछले 2 महीनों में कम से कम 4 से 5 दंगे का सामना करना पड़ा पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को। और दंगा बोलना ये ठीक नहीं रहेगा, दंगा अगर बोले तो दोनों तरफ से आए, लेकिन ये एक तरफा
एक तरफा मतलब सफाई अभियान अगर इसको कहे कि क्लीनिंग प्रोसेस में लगा हुआ है, चाहे वो साइथिया हो बीरभूम के, चाहे वो मोथाबाड़ी हो मालदा के, चाहे वो नंदीग्राम के आसपास हो, चाहे किसी भी जगह पे हो, ऐसा होता जा रहा है। मैं इसमें आज ईद का दिन कोई खराब बात नहीं कहना चाह रहा, लेकिन मुश्किल इस बात की है कि बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है किसी ना किसी जगह पे वहां पे लोग बांग्लादेश की साया देखने को मिल रहा है लोगों को, और लोग डरे हुए हैं और इसी डर का इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश में है ममता बनर्जी, क्योंकि इस तरह की मुफ्त का और डर मंच के उनको साथ नहीं साथ मिलेगा। प्रसन्नजीत, डर तो है ही, साथ पश्चिम बंगाल की राजनीति ने मौका परस्ती भी बखूबी सिखाई है, अगर हम पूरे भारतीय परिप्रेक्ष्य को देखें तो। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां हर तरफ ईद का उल्लास है। सभी जिलों में कड़ी सुरक्षा में नमाज अदा की गई, लेकिन क्या हुआ आखिर कि काफिला रोकने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव भड़क उठे, क्योंकि उन्होंने कहा कि ईद पर ऐसी बैरिकेडिंग मैंने कभी देखी नहीं। यूपी में ईद पर जिस तरह से इबादत की गई है, हम वो आपको 4 अलग अलग इलाकों से दिखाएंगे कि आखिरकार सख्त जो पहरा रहा उसके बाद ये पूरा जो त्योहार है वो कितने शांतिपूर्ण तरीके से निकल रहा है। आपको दिखाएंगे तस्वीरें हम ईद की इबादत, ईद मुबारक की संबल, प्रयागराज और साथ ही साथ अयोध्या और कानपुर से। आप देख सकते हैं कि ईद उल फितर की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई है, और वो कहते हैं ना कि ईद तभी मुकम्मल मानी जाती है जब आपको ईदी मिले, और ईदी मिली है इस शांतिपूर्ण ईद के संपन्न होने से। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं जो लोग हैं उनके चेहरों पर वो खुशी ये बयां कर रही है कि किस तरह से ये त्योहार भाईचारे, मेल मिलाप, सद्भाव का प्रतीक है। उस सद्भाव का प्रतीक जहां भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर उसकी पाचन क्षमता इतनी ज़बरदस्त है कि सभी संस्कृतियों को लेकर साथ चलता है। इसीलिए कहा जाता है कि रमज़ान में जहां राम का नाम आता है, वहीं दिवाली में हम अली को याद करते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर संबल, प्रयागराज, अयोध्या और कानपुर। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ईद की जो खुशी है उसे संपन्न करवाया गया। वहीं डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी जो जिले हैं वहाँ ईद उल फितर की जो नमाज है वो शासन द्वारा किए गए जो निर्देश हैं उसके क्रम में सकुशल संपन्न हुई है। आइए आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ईद उल फितर की नमाज शासन के दिए हुए निर्देशों के क्रम में सकुशल संपन्न हुई। जो ऐसे स्थान थे जहां नमाज होनी थी उनकी संख्या 31,000 से अधिक थी, और सभी जगहों पे सकुशल नमाज संपन्न हुई। और धर्मगुरुओं के कहने से और जो शासन के निर्देश थे, सभी लोगों ने उसका अनुपालन करते हुए जो सार्वजनिक स्थानों पे नमाज नहीं पढ़ी, सभी लोगों ने मस्जिद के अंदर अच्छी तरीके से पूरे सद्भाव के साथ नमाज पढ़ी। तो कानून का अनुपालन हुआ, इसलिए त्यौहार बहुत अच्छे से निकला। लेकिन आखिरकार सपा प्रमुख जो हैं वो काफिला रोके जाने पर क्यों भड़के हैं, आइए पहले उनको भी सुन लेते हैं। जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझ करके पुलिस ने मुझे रोका। मैंने जानना चाहा कि भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हो। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया, बड़ी मुश्किल से, और एक गाड़ी जाने दी। और जब जानना चाहा मैंने कि आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं था। आखिरकार इसको मैं क्या मानूं, क्या समझूं। चलिए, और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए नवाबों की नगरी लखनऊ से विकास सिंह जुड़ गए हैं। विकास, मुझे लगता है कि किसी ने भी मीठी सेवइयां अखिलेश यादव तक नहीं पहुंचाई हैं, इसीलिए इतना कड़वा बोल रहे हैं, गुस्से में हैं, क्योंकि जिस तरह से हम तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ईद मुकम्मल हो रही है शांतिपूर्ण तरीके से। विकास,
आप सही कह रही हैं। हमेशा ये देखा गया है कि आलोचना बद इंतजामों की होती है, लेकिन अगर इंतजाम किए जाएं और उनकी आलोचना की जाए तब तो देखता है कि ये साफ राजनीति है। वैसा ही है कि पूरे लखनऊ में व्यापक इंतजाम किए गए थे पुलिस की तरफ से कि किसी भी आम लोगों को, आम नमाजी को कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। ऐशबाग ईदगाह में लाखों लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, उन्हीं के मद्देनजर वहां पर बैरिकेटिंग की गई थी, व्यवस्था की गई थी कि अनाप शनाप गाड़ी वहां ना पहुंचे, वहां पर बेफजूल के लोग ना पहुंचे, जो नमाजी हैं वो लोग पहुंचे। इसी के लिए वहां पर पर्याप्त सुरक्षा बल लगाया गया था। तमाम सारे लोग सुगमता के साथ, लाखों लोग वहां पहुंचे और उन्होंने बड़ी श्रद्धा पूर्वक नमाज अदा की, अकीदत के साथ नमाज पढ़ी और उसके बाद वो अपने घर गए। अपने जो ईद का उत्सव होता है अब वो मना रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव जब वहां पहुंचते हैं और मीडिया से बताते हैं कि उनकी गाड़ी को वहां पर रोक लिया गया, वहां पर क्योंकि बैरिकेटिंग पुलिस ने काफी ज्यादा कर रखी थी। अगर पुलिस बैरिकेटिंग ज्यादा कर रही है तो आम लोगों की सहूलियत के लिए यही करती है, लेकिन अखिलेश यादव को हर सहूलियत में कहीं ना कहीं आलोचना नजर आती है सरकार की, और उन्होंने इसी के मद्देनजर ये सारी बातें कही हैं। वहीं लखनऊ में, पूरे लखनऊ में कई लाख लोगों ने नमाज अदा की और जहां वो पहुंचे थे वहां पर तकरीबन 1 लाख की कैपेसिटी होती है ऐशबाग ईदगाह में। इसी के मद्देनजर वहां पर जो तीनों दिशाओं से वाहन आते हैं या लोग आते हैं, उनके मद्देनजर वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे, बैरिकेटिंग की व्यवस्थाएं की गई थी, वहां पर ड्रोन कैमरे से बराबर नजर रखी जा रही थी। लेकिन हर आदमी आम बनकर अगर जाता है तो उसको दिक्कत नहीं है। अगर खास बनेगा, अपने आप को ज्यादा समझने की कोशिश करेगा तो शायद ये वही कहीं ना कहीं मन में उनके रहता है। बिल्कुल, राजनीतिक रसूख के तौर पर नहीं, आम आदमी के तौर पर अखिलेश यादव सोचते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शाम तक उनके पास सेवैयां पहुंचेंगी तो वो शायद मीठा बोलेंगे। सवाल यहाँ पर यह भी क्योंकि ईद का मौका है, बच्चों को ईदी मिलती है, आप लगातार ये लखनऊ में देख रहे होंगे किस तरह से लोगों ने एक दूसरे के साथ मेल मिलाप कर उस गंगा जमुनी तहजीब का एक बहुत मुफीद उदाहरण दिया है, जिसके लिए भारत पूरे विश्व में जाना जाता है। जी बिल्कुल, लखनऊ की ईद बेहद ही मशहूर है, खासतौर से यहाँ खान पान और व्यंजनों के लिए। कल देर शाम से ही जब से ईद का चांद नजर आया था, यहाँ पर बाजारों में तो भीड़ हुई थी कल शाम को। आज सुबह ईद की विशेष नमाज के बाद तमाम सारे लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दी। अब सिलसिला चालू हुआ है एक दूसरे के घर जाने का, व्यंजन खिलाने का, सेवैयां खिलाने का, मुंह मीठा कराने का। और इसके बाद तमाम सारे ऐसे लोग होते हैं, चूंकि शाम होते होते यहाँ पर लखनऊ में कई सारे बड़े पार्क हैं, माल है, वहां जाएंगे अपने परिवार के साथ और जश्न मनाएंगे। और वहीं सबसे खास बात होती है आज के दिन बच्चों के लिए, जिनको ईदी मिलती है, तो वो ईदी के लिए अपनी मनपसंद चीजें खाते हैं और उत्सव मनाते हैं और काफी ज्यादा धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं। कि इंडी ब्लॉक के जो नेता हैं एक माह तक रोजा रखते हैं। मुझे लगता है विकास, क्योंकि इंडी ब्लॉक के नेताओं के बोल थोड़े बेतुके हैं, उनको थोड़ी ईदी पहुंचेगी तो शायद उन्हें भी खुशी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इन तमाम जानकारियों को लखनऊ से साझा करने के लिए। तो आइए अब सीधे लखनऊ के बाद बात कर लेते हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया विकास। बात करते हैं बलूचिस्तान की, जहां जो BLA है उसकी दहशत है, और ये दहशत गर्दी इतनी है कि रात में सफर करने पर अब बलूचिस्तान में बैन लगा दिया गया। हमलों से पाकिस्तान सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है, और हाल ही में हमने देखा कि बलूचिस्तान में ये हमले जो हैं वो बढ़े हैं, और इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है? आम आवाम को। हमलों से क्यों डरी है पाकिस्तान की सरकार? क्योंकि आखिरकार पाकिस्तान की रोड पर चलना दुश्वारी का सबब है। लगातार हमले हो रहे हैं और इसकी वजह से पाकिस्तान सरकार ने ये फैसला लिया कि बलूचिस्तान में रात में अगर आप सफ़र करते हैं तो उस पर बैन लगा दिया गया है कंप्लीटली। और रात के समय हाईवे पर निकलने पर जो ये प्रतिबंध है वो ज़्यादातर जो पब्लिक यानी कि सार्वजनिक परिवहन है उन पर लगाया गया। और ये कहाँ है? ग्वादर की बात की जाए, कच्छी, उसके साथ झोब, नौशकी और मुसाखेल पर ये यात्रा पर बैन लगाया गया है। एक बार फिर आपको बताएं, क्योंकि हमलों से पाकिस्तान सरकार डरी हुई है, जो अभी जाफरा में हुआ था, और लगातार कोशिश ये की जा रही है कि कैसे इससे निपटा जाए। और इससे निपटने के लिए जो पहला स्टेप दिमाग में आया पाकिस्तान सरकार के, वो ये था कि नाइट ट्रैवल को बैन कर दिया जाए। इसलिए बलूचिस्तान अगर आप रात में सफ़र करते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। हाईवे पर रात के समय निकलने पर प्रतिबंध लगाया गया है, और ज़्यादातर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पर ये रोक लगाई गई है, यानी कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं लोग अपने आवागमन के लिए, उस पर रोक लगा दी गई है। अब वो इलाके कौन कौन से हैं? ग्वादर, कच्छी, जोब, नौशकी और मुसाखेल में यहाँ यात्रा पर बैन लगाया गया। काफ़ी संवेदनशील इलाके हैं। अगला आदेश जब तक जारी नहीं किया जाता तब तक ये है, और पाकिस्तान की रोड्स के लिए ये
फैसला लिया है। लेकिन आपको पहले आप ये भी समझाते हैं बैकग्राउंडर के जरिए कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। जो हमले हुए बलूचिस्तान में, उन हमलों में जब बढ़ोतरी हुई, वृद्धि हुई, इजाफा हुआ, उसके चलते ये फैसला लिया गया। बलूच सरकार के प्रवक्ता ने इस बाबत जानकारी दी है और बलूचिस्तान में आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं। और इस साल अगर देखें तो 76 बार 76 टाइम्स जो है नेशनल हाईवे बंद रहा, क्योंकि बीएलए लगातार हमलावर है बलूचिस्तान में आम आवाम को लेकर। और हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर अनिल थॉमस जुड़ गए। अनिल, पाक सरकार की विवशता माने या फिर यूं कहें कि जो बीएलए है उसका डर है कि बलूचिस्तान में अब नाइट ट्रैवल पर बैन लगा दिया गया है। बिल्कुल आंचल, ये देखना होगा, एक तरफ से मुश्किलें बढ़ती हुई पाकिस्तान सरकार के लिए। पाकिस्तान सरकार के पास एक तरफ तालिबान है, वो एक सरदर्द के रूप में सामने आया है। अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी दूसरी सरदर्द बनकर सामने आई है। दोनों के बीच पशोपेश है और साफ दिखता है कि बलूचिस्तान सबसे बड़ा इलाका है पाकिस्तान में, लेकिन जहां अभी भी किसी तरह का सरकार कोई ऐसे कदम नहीं उठा पा रहे हैं, जिसके कारण जो रशाकशी चल रही है वो कहीं थमते या फिर संभलते दिखती नहीं। और पाकिस्तान सरकार शहबाज शरीफ ने क्या करवाया, आपने सीधा बैन लगवा दिया। मैं कहूंगा हौसले और बुलंद होते हुए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की, उन्हें जरूर दुनिया में जो गतिविधियां हो रही है, जिस तरह से हमास ने जो अक्टूबर 7 को जिस तरह से जो अटैक किया इजराइल पर, ये सब कहीं ना कहीं एक कार्बन कॉपी होता है या फिर एक टेम्पलेट होता है जिसे छोटे खुफिया या फिर छोटे इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन से फॉलो करते हैं। और मैं कहूंगा बीएलए में अब कोई खौफ नहीं है पाकिस्तान सरकार को लेकर। बीएलए खुलेआम ये कह रहा है, अगर कोई किसी वारदात होती है तो खुलेआम वो आकर कह रहे हैं कि हमने किया है ये। तो अगर जब इतना खौफ भी सरकार का नहीं है तो मैं कहूंगा सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पे दिख रही है बीएलए को लेकर। और ये जो नया फरमान आया है कि रात को ट्रैवल नहीं करेंगे, ये साफ दर्शाता है कि सरकार किसी तरह से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से बात करने में विफल है। दूसरी तरफ सरकार बैकफुट पर दिख रही है। सरकार ये समझ रही है कि अगर हम कुछ करें तो करें क्या, करने से पहले सावधान रहते हैं। हम इस पर रात पर चलने से ही एक तरह से उस पर ही फुल स्टॉप लगा देते हैं। मैं कहूंगा ये एक, लेकिन अनिल, आपको नहीं लगता कि हमारे आंखें बंद कर लेने से अगर सवेरा है तो रात में तब्दील नहीं हो जाएगा? क्यों पाकिस्तान अपनी आर्मी को उस तरह से ट्रेन करता कि दो हाथ करने के लिए वो तैयार रहे बीएलए के साथ, क्योंकि बलूचिस्तान भी बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए। देखिए, समझना होगा कि जितने भी सरकारें आई वो कभी बलूचिस्तान को उन्होंने वो तवज्जो नहीं दी जिसकी जरूरत बलूचिस्तान हमेशा से पाकिस्तान सरकार से करता है। ना कभी इमरान खान ने उस तरह का ध्यान दिया, ना कि अब जो शहबाज शरीफ की सरकार है या फिर उससे पहले भुट्टो की सरकार जब थी, किसी ने उस तरह से ध्यान नहीं दिया। और बलूचिस्तान को हमेशा से ये, मैं कहूंगा, एक स्टेप मदरली ट्रीटमेंट हमेशा से लग रहा है। उनको लग रहा है कि हमारी जो वजूद है, हमारी जो इज्जत है पाकिस्तान में, हमें हमारा जो हक है वो हमें नहीं मिलता दिख रहा है। और मैं कहूंगा जब तक ये चलता रहेगा तब तक कोई भी सरकार है पाकिस्तान में, हमेशा से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी आपको एक ऑर्गेनाइजेशन, आपको एक सरदर्द के रूप में आपके सामने पेश होगी। और मैं कहूंगा शहबाज शरीफ ने यहाँ कोई कोशिश नहीं की है। शहबाज शरीफ की कोशिश यही होनी चाहिए कि बैकरूम टॉक चलाए या फिर कोई और जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको साथ लेकर कहीं ना कहीं बलूचिस्तान लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को एक कदम आगे बढ़ने पे मजबूर करे कि वो किसी तरह से बात के लिए तैयार हो जाए और एक पॉइंट ऐसा पहुंचे कि बलूचिस्तान लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन से बात कर सके। ये अभी भी दिखता नहीं है कि कोई रास्ता शहबाज शरीफ के पास बिल्कुल कोई कंसेंसस नहीं है, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है कि बातचीत या डायलॉग के जरिए पटरी पर आकर इसको लेकर कोई चर्चा हो ताकि एक सशक्त सरकार का उदाहरण पेश कर पाए पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल इन तमाम जानकारी से साझा करने के लिए। फिलहाल आज के लिए न्यूज़ पंच में इतना ही। कल आपके साथ फिर मुलाकात होगी 3 नए मुद्दों को लेकर। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।